आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, जमीन से जुड़े हुए मामलों में आजकल धोखाधड़ी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाना एक बहुत आम बात हो गई है। आजकल हम देखते हैं कि कई मामलों में जो सिविल मामले होते हैं उनमें भी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, और जो व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी परचेज किया है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, और अगर वो प्रॉपर्टी पहले से विवादित है तो जो उसका मालिक है जो या फिर जो दावा करता है, तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले के ऊपर 420, 467, 465, 467, 471, 120 भी इन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करवा देता है। जबकि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका कोई भी रोल नहीं है धोखाधड़ी में। वो केवल बेनिफिशियरी है। वो केवल जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति को केवल उसने परचेज किया, जबकि उसको उसकी हिस्ट्री पता ही नहीं है। कई बार जब इस तरह के मामले में पुलिस के समक्ष आवेदन दिया जाता है तो जो व्यक्ति गवाह होता है और जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी परचेस किया उनको भी इस केस में आरोपी बना लिया जाता है। ये मामला भी कुछ इसी प्रकार से जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच का है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने ये जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रद्द कर दिया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये मैं जो जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे कानून में जो बताया गया है कि धोखाधड़ी और फॉर्जरी की जो डिफिनीशन है उससे अलग जाकर के मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि जो केस के फैक्ट है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है और केवल कंप्लेन के आधार पर आरोप जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको आरोपी बना लिया जाता है। तो इस तरह के अगर जो केस हैं उस केस में अगर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है धोखाधड़ी का या फिर फॉर्जरी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके खिलाफ आरोप या फिर जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन्हें 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट जाना चाहिए एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश कराने के लिए। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं इस केस की कहानी बताऊंगा, उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें क्या थी, और आखिरी में कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द किया, वो किस आधार पर रद्द किया, उसकी रद्द करने की क्या वजह थी। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की गई थी, और ये जो केस है ये विकेश कुमार हरमालकर एंड अनदर्स वर्सेस ऑफिसर इंचार्ज मापुसा थाना गोवा एंड अदर्स के नाम से है। और इस केस की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि इस केस में ये जो पिटीशन फाइल की गई है वो दो व्यक्तियों के द्वारा फाइल की गई है। उन्हें मैं पिटिशनर के नाम से आपको संबोधित करूंगा। तो साथियों, इस केस में पिटिशनर की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि पिटिशनर ने 3 मई 2019 को दो लोगों से, मिसेस दियाना और मिस्टर टॉमी सावियो से एक 1300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट परचेज किया 65 लाख रुपए में। उन्होंने जिस दिन ये प्लॉट परचेज किया, प्लॉट परचेज करने के दिन से ही उनको पोजीशन मिल गया, मीन्स कि वो प्रॉपर्टी उनके पास आ गई। उसके बाद अगस्त के महीने में, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 4-6 महीने बाद, उनके पास एक सिविल कोर्ट से सम्मन आता है, और सम्मन के साथ साथ उसमें कोर्ट का ऑर्डर भी रहता है। उसमें यह लिखा रहता है कि आपके खिलाफ एक पक्षी आदेश पारित किया गया है, और ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ये दूसरे से बिलोंग करती है, ऐसा कुछ मुकदमा था। वो सिविल केस का मुकदमा था। जब इन्होंने ये सम्मान मिला तो ये तत्काल सिविल कोर्ट पहुंचे और इन्होंने सारे फैक्ट बताए कि ये प्रॉपर्टी हमने इस दिनांक को परचेज किया है, रजिस्ट्रार ऑफिस में परचेज किया है, विधिवत रजिस्ट्री कराई है, स्टाम्प शुल्क पे किया, सारी जो शर्तें हैं और जो कंडीशन है उनका कंप्लायंस किया है। तो उनके फैक्ट को देख करके सिविल कोर्ट ने जो एक्स पार्टी ऑर्डर किया था उनके खिलाफ, उसको रद्द कर दिया। इसके बाद जो विपक्षी गण थे, विपक्षी गण ने क्या किया कि सिविल कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस पे स्टेटस क्यू, मीन्स कि जैसा जहां है वो यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। अब इसके बाद जब ये ऐसा सब कुछ चल ही रहा था सिविल मामला, उसके कुछ टाइम बाद विपक्षी क्रमांक 3, इस केस में मैं जो विपक्षी क्रमांक 3 है उसको बताऊं उसकी हैसियत क्या है, मीन्स वो किस बिहाफ में प्रेजेंट कर रहा है। तो विपक्षी क्रमांक 3 ऐसा दावा कर रहा है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है
ये उसके माता और पिता के नाम थी, और किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी बनवा करके उसके बाद ये प्रॉपर्टी को बेचते हुए आगे आई, जो कि इन दोनों व्यक्तियों ने परचेस किया। आगे आपको मैं और विस्तार से समझाऊंगा कि क्या स्टोरी थी, कौन कौन व्यक्ति थे उसमें। तो विपक्षी क्रमांक 3 ने मापुसा थाना में एक कंप्लेन फाइल किया। 37 पेज की कंप्लेन थी, और उस कंप्लेन में उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उनके माता पिता की थी, और उसको फॉर्ज तरीके से किसी व्यक्ति ने उसको अपने नाम करवा लिया, फिर उसको दूसरे के नाम बेचा। फिर उसके बाद ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से और एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को फ्रॉडेस्ट इंटेंशन से और मिस अप्रोप्रिएट करते हुए उन्होंने इस प्रॉपर्टी को परचेस किया है। तो इस प्रकार से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, और जो एफआईआर दर्ज हुई साथियों वो 419, 420, 465, 467, 468, 471, 193, 200 इन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी अभी। उसके बाद जब कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा, तो इसमें जब दोनों पक्षों ने जो दलील दिया, तो आरोपी के पक्ष का ये कहना था कि पहली बात कि हमारे खिलाफ जो आरोप है, तो कहीं से कहीं तक इसमें ये क्योंकि हमारा कोई एक्ट नहीं, हमने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जिससे ये धाराएं हमारे पर दर्ज होना चाहिए। दूसरा ये कि ये सिविल केस है। ये जो केस फाइल किया गया, ये केस तब फाइल किया गया है जब सिविल कोर्ट ने उनका जो स्टेक ऑर्डर था, जो एक्स पार्टी था, उसको निरस्त कर दिया, और जो स्टेक ऑर्डर था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। उसके बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। तीसरा है ये है कि ये सिविल केस है, इसको क्रिमिनल के रूप में बदला जा रहा है। चौथा ये है कि ये मुकदमा केवल इसलिए दर्ज कराया गया है ताकि पार्टियों के ऊपर दबाव बनाया जा सके और उनसे कंप्रोमाइज़ किया जा सके, या फिर औने पौने दाम पे प्रॉपर्टी उनसे ली जा सके। इस प्रकार से उनकी दलीलें थी। विपक्षी गढ़ को सुना गया। विपक्षी गढ़ में सबसे पहले तो स्टेट ने रिप्रेजेंट किया। स्टेट का कहना था कि देखिए यहाँ पे गोवा पुलिस की एसआईटी टीम जांच कर रही है और ये फॉर्जरी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए इसमें अभी एफआईआर को क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी क्रमांक 3 जो थे उनका कहना था कि यहाँ पे जो ये मामला है ये फॉर्जरी से संबंधित है, और इसलिए इस केस में एफआईआर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। ये ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए कि इसमें कौन कौन व्यक्ति दोषी हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबसे पहले तो कोर्ट ने ये देखा कि आखिर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंप्लेन फाइल की गई थी उस कंप्लेन में क्या लिखा गया था, उस कंप्लेन की स्टोरी क्या थी। तो साथियों आपको स्टोरी बताऊं इसकी, कि उस कंप्लेन में कुछ ऐसा था कि जो विपक्षी क्रमांक 3 हैं वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पहले लगभग 5000 स्क्वायर मीटर थी। इस 5000 स्क्वायर मीटर की जो प्रॉपर्टी थी वो विपक्षी क्रमांक 3 के माता और पिता के नाम थी। उनमें से एक व्यक्ति जो मुंबई का रहने वाला है, एंटीनियो करके, एंटीनियो ने 1993 में फर्जी तरीके से उनके माता पिता के नाम एक पावर ऑफ अटर्नी बनवा लिया, और फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी बनवाने के बाद उसने 12 अगस्त 1993 को ये 5000 स्क्वायर मीटर की जो प्रॉपर्टी है इसको क्लेमेंट डिसिल्वा नाम के व्यक्ति को बेच दिया। अब जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस केस में विपक्षी क्रमांक 3 ने जो आरोप लगाए थे, तो ये जो डिसिल्वा थे उनके वारिस जो थे बेटे, उनको भी आरोपी बनाया था। साथ में 4 लोग और भी थे जो कि उस प्रॉपर्टी से लाभान्वित थे, या फिर जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उनको आरोपी बनाया था। साथ में इन 2 लोगों को भी ऐड किया गया था, जो लोग ये पिटीशन फाइल किया है, जो पिटिशनर है इस केस में एफआईआर को रद्द करने के लिए। तो कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा। उसके बाद कोर्ट ने ये देखा कि इस मामले में जो सारा मामला है ये 12/8/1993 के दौरान जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर के है। अब कोर्ट ने आगे ये भी देखा कि यहाँ पे जो 2 व्यक्ति जिन्होंने ये केस फाइल किया है इनका रोल केवल ये है कि इन्होंने उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को परचेज किया, और दूसरी बात ये है कि उस दौरान जो सौदा हुआ 1993 के सौदे के दौरान कहीं से कहीं तक इस व्यक्ति का रोल था ऐसा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदा है 2019 में। हाँ, एक आरोप और भी था इनके ऊपर, ये था कि जब ये दोनों व्यक्ति जब ये प्रॉपर्टी परचेस कर रहे थे 2019 में, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पेपर में ऐड दिया, जैसा कि हम लोग करते हैं कोई प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले जो
पब्लिक नोटिस होता है, जो जाहिर सूचना होती है, उसको पेपर में पब्लिश कराते हैं। तो इन दोनों लोगों ने पब्लिश कराया था। जब इन्होंने पब्लिश कराया तो उसके बाद जो विपक्षी क्रमांक 3 है उसने आपत्ति लिया था। उसने उनके वकील को कहा था, लेटर भेजा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमसे बिलोंग करती है, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने का प्रयास ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों लोगों ने प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया था। तो इस प्रकार से कोर्ट ने देखा कि जब इन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, फिर प्रॉपर्टी परचेस करने वाले थे, तो विपक्षी क्रमांक 3 ने उनको नोटिस जरूर भेजा, लेकिन उन्होंने पेपर का ऐड देख करके उन्होंने तब वो तत्काल ना तो पुलिस स्टेशन गए, ना तो वो सिविल कोर्ट गए कि वहाँ पे स्टे दे दिया जाए, और वो इंतजार करते रहे। और उन्होंने ये केस तब फाइल किया जबकि उनको सिविल कोर्ट से उनका जो स्टे का जो ऑर्डर था वो निरस्त हो गया। तो इस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो फ्रॉडेस्ट इंटेंशन था इन लोगों का था। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग बेनिफिशरी हैं उस प्रॉपर्टी से, लेकिन जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता है कि वो जो पावर ऑफ अटर्नी थी वो फेक थी, क्योंकि मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए ये तय नहीं किया जा सकता है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये केवल उसकी प्रिजम्पटिव वैल्यू है, अभी केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि वो फर्जी थी, क्योंकि ऐसा कहना है विपक्षी क्रमांक 3 का। वास्तविकता क्या थी, और चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है सिविल कोर्ट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि उसमें वो फर्जी थी या फिर सही थी। और फिर दूसरी बात ये है कि उसमें जो आरोपी बनाया गया है वो उस समय जो 4 लोग थे और जो उनके वारिस हैं उनको बनाया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इस व्यक्ति का क्या रोल है, इसके किस एक्ट की वजह से इनको आरोपी बनाया गया, ऐसा स्पष्ट नहीं है। तो कोर्ट ने ऐसा देखते हुए इन दोनों के खिलाफ जो एफआईआर थी उसको क्वेश कर दिया। अब साथियों, आप इस मामले में देखेंगे किस तरह के ढेर सारे मामले हमने देखा है कि जहां पे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है तो उसमें जो विटनेस होता है या तो फिर जो उसको बेनिफिशियरी होता है या फिर जो अभी रिसेंटली इसने परचेस किया है उस व्यक्ति को भी आरोपी बना लिया जाता है, भले ही मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये एक जजमेंट है, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से अगर मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है या फिर जो व्यक्ति अभी रिसेंटली जिसने प्रॉपर्टी को परचेस किया है, जिसको ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि हाँ पास्ट में क्या हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी परचेस कर लेता है, और जो प्रॉपर्टी जो परचेस किया है वो विधिवत उसने स्टाम्प ड्यूटी पे किया है और रजिस्ट्रार ऑफिस से उसने रजिस्ट्री कराई, इन सब के बावजूद भी अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है तो वो गलत है। दैट इज कॉल्ड द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून की नज़र में वो गलत है, तो इस प्रकार से इस एफआईआर को रद्द कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। आपके खिलाफ कोई ऐसा मामला है तो आप भी हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं 482 के अंतर्गत, या फिर जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम होता है उस समय आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं CRPC 227 228 के अंतर्गत की, चूंकि ये मामला उनके खिलाफ नहीं बन रहा है। हाँ, अगर डिस्चार्ज का एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट में आप रिवीजन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये रेमेडी है, अगर आपके खिलाफ भी डायरेक्टली ये मामले नहीं बन रहे हैं तो आप ये जो CRPC के अंतर्गत जो प्रावधान है इसको आप अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद सर।